नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। बात करेंगे बारिश से हड़ौती में हाहाकार की, जिसे लेकर मंगलवार यानी कल केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम कोटा पहुंचेगी। संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली लौटने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गृह मंत्री अमित शाह को कोटा संभाग में हुए नुकसान की जानकारी दी। इसके बाद तत्काल सर्वे के लिए टीम कोटा भेजने का निर्णय लिया गया। उन्होंने अमित शाह को कोटा संभाग में हुए भारी नुकसान का ब्यौरा दिया। नुकसान की सूचना पर अमित शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को विस्तृत जानकारी लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष बिरला के पास भेजा। स्पीकर बिरला ने गृह सचिव को इटावा, खातोली, सांगोद, खानपुर सहित संभाग में हुए नुकसान के बारे में बताया और तत्काल एक सर्वे टीम कोटा भेजने के निर्देश दिए। बिरला के निर्देश पर केंद्रीय टीम कल यानी कि मंगलवार को कोटा पहुंचेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने बारां का हवाई दौरा किया। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह के साथ हेलीकॉप्टर से पूर्व सीएम ने भारी बारिश से प्रभावित इलाके का दौरा किया। बता दें, 8 दिनों तक इलाके में हुई भारी बारिश और नदियों में आए उफान की वजह से जिले में भारी क्षति हुई है। 4000 से ज्यादा मकान धराशायी हो गए, हजारों लोग बेघर हैं और सैकड़ों मवेशियों की मौत हो गई है। इलाके के दर्जनों गांव 5 दिनों से पानी में घिरे हुए हैं और पुल पुलिया टूटने से लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। पूर्व सीएम ने छबड़ा, किशनगंज, अंता और अटरू क्षेत्रों का जायजा लिया। तो इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पूरे हड़ौती इलाके की स्थिति काफी खराब है। उन्होंने कहा कि इस मुसीबत के वक्त राज्य सरकार कहीं नहीं दिख रही, सबको अपने हालात पर छोड़ दिया है। स्थिति बेहद खराब है। हालात तो बहुत खराब मानती हूं मैं। तो ये सिर्फ खाली बारां और झालावाड़ की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे आपके हड़ौती एरिया की प्रॉब्लम है। पिछले 10 दिन में जो ये बाढ़ हुई है उसमें मैं देख रही हूँ कि सरकार कहीं नहीं दिख रही। उन्होंने सबको अपने हालात पे छोड़ दिया है। जहाँ जहाँ मैंने फ़ोन किया वहाँ मेरे को ये, और जहाँ जहाँ लोगों ने फ़ोन किया वो सब मेरे को यही बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी के सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का निजी बयान बताया। वहीं दूसरी ओर साफ किया है कि इतना तो तय है कि कांग्रेस के अंतर्कलह का असर राजस्थान के शासन पर पड़ा और वो शासन कुशासन में बदल गया और राजस्थान की जनता विकास को तरसती रही। शासन में कांग्रेस पार्टी का जो अंतर्कलह था, अंतर्विरोध था, जिसका असर राजस्थान के शासन पर पड़ा और वो शासन कुशासन में बदला। राजस्थान की जनता विकास को तरसती रही, राजस्थान की जनता कानून व्यवस्था को दुरुस्ती के लिए तरसती रही, राजस्थान की जनता आरोग्य के लिए तरसती रही, राजस्थान की जनता सहूलियत के लिए तरसती रही। और इसलिए इस अंतर्कलह के कारण कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति बनी है वो मुझे लगता है कि इस तरीके के व्यक्ति की तरह बनी हुई है जिसको न दिशा है न लक्ष्य। सीएम अशोक गहलोत ने साबरमती आश्रम को तोड़कर संग्रहालय बनाने के गुजरात सरकार के निर्णय को अनुचित बताया। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात सरकार का ये निर्णय चौंकाने वाला और अनुचित है। आश्रम की गरिमा को नष्ट करना हमारे राष्ट्रपिता का अपमान है। सीएम गहलोत ने गुजरात सरकार के इस निर्णय पर पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोग इस पवित्र स्थल पर ये देखने के लिए आते हैं कि कैसे गांधी जी ने एक साधारण जीवन जिया और फिर भी समाज के हर वर्ग को लेकर एक विशाल स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर भाई से भाई को लड़ाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। डोटासरा ने विनायक दामोदर सावरकर की चर्चा करते हुए कहा कि सावरकर जेल में गए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जेल जाने के बाद उन्होंने अंग्रेजों से एक बार नहीं 4 बार आवेदन देकर कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं बाहर निकलकर आपके लिए उपयोगी साबित होऊंगा। डोटासरा ने सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेकर देश की जासूसी करने वाला बताया।
लड़ाने का ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करता है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। हमको समझना पड़ेगा कि सावरकर जी उस वक्त जेलों में गए, इसमें कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन जेलों के जाने के बाद में उन्होंने अंग्रेजों को दरखास्त दी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार दरखास्त दी कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप मुझे जेल से बाहर निकालेंगे तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित होऊंगा। राज्यसभा सांसद ने उच्च सदन में हो रहे हंगामे को लेकर चिंता जताई है। सांसद नीरज डांगी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेगासस पर सरकार चर्चा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि पेगासस मामले में केंद्र सरकार की लिप्तता की आशंका जताते हुए कहा इस पर चर्चा करें और खुलासा करें। इस वक्त इशू उठ रहा पेगासस का, जिस पर सरकार जो है कुछ ध्यान नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाह रही है और जो मांग विपक्ष ने उठाई है पेगासस पे चर्चा की, वो चर्चा केंद्र सरकार करना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की या तो लिप्तता है और जैसी भी परिस्थितियां अगर वो लिप्त नहीं है तो वो खुलासा करें और राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए इस पर जल्द कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए। संसद ने सोमवार को अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के प्रावधान वाले संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। विधेयक को मंजूरी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेंद्र सेन ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है और ओबीसी के आरक्षण में आने वाली अड़चनों को दूर करने की मांग की है। सरकार द्वारा 127वें संविधान संशोधन अनुच्छेद के लागू करने का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में ओबीसी वर्ग में जुड़ने वाली जातियों को सम्मिलित कर सकती है। इसका रास्ता साफ हो गया। विश्व आदिवासी दिवस पर दौसा के नांगल प्यारीवास में आयोजित कार्यक्रम में सांसद किरोड़ी लाल मीणा आदिवासियों को लेकर राजनीति करने वालों पर जमकर बरसे। कार्यक्रम में आदिवासियों को हिंदू बताते हुए पूर्वी राजस्थान में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने और नशे के खिलाफ अभियान चलाने का प्रस्ताव पास किया गया। सांसद ने निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब आदिवासियों के देवताओं का अपमान किया गया तब निर्दलीय विधायक कहां थे। बंद कराने वाले ये नहीं गए, ये लोग चिल्ला रहे ना, छोटी छोटी सीटें निकल रही हैं, झंडा क्यों लगा दिया? अरे भाई जब मूर्ति टूटी थी खबर, आप कहां सो रहे थे माननीय रामकेश जी भाई साहब? मूर्ति टूट गई, उसका विरोध नहीं किया, इसलिए नहीं किया, वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। क्या एसीबी रसूख के आगे बेबस है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कहीं घूसखोर डॉक्टर को छोड़ दिया गया तो कहीं रिश्वतखोर जिला शिक्षा पदाधिकारी को नई जगह पोस्टिंग दे दी गई। अब विपक्ष सवाल कर रहा है। सवालों के घेरे में एसीबी, घूसखोर डॉक्टर को छोड़ा, रिश्वतखोर डीईओ की पोस्टिंग, बेईमानों को क्यों बख्शा? 2000 रुपए रिश्वत देते हुए पकड़ा सवेरे 9 बजे और उसके बाद जो भी कार्रवाई होनी है ट्रैप की वो सारी कार्रवाई होनी। पता नहीं अचानक 12 घंटे बाद किसके कहने से और किस कारण से उसको जमानत देकर छोड़ दिया। एसीबी की कार्रवाई पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बेईमानों को क्यों बख्शा गया? जी हाँ, भरतपुर में घूसखोर डॉक्टर रिश्वत लेते पकड़ा गया। लेकिन 12 घंटे में ही छोड़ दिया गया। तो जलौर में रिश्वत लेते धरे गए जिला शिक्षा अधिकारी को महज 43 दिन में नई जगह पोस्टिंग दे दी गई। सबसे पहले बात घूसखोर डॉक्टर को छोड़ने पर उठ रहे सवाल की। एसीबी ने शनिवार को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के डॉक्टर अनिल गुप्ता को 2000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, लेकिन महज 12 घंटे में छोड़ दिया गया। घूसखोर डॉक्टर को एसीबी ने कोर्ट में पेश भी नहीं किया।
इस पूरे मामले पर एसीबी कुछ कहने से बच रही है। एसीबी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो एसीबी का कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एसीबी के सभी अधिकारियों से दूरभाष पर भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन नंबर भी सभी के बंद आ रहे हैं। जिस आरोपी डॉक्टर को 2000 रुपए की रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, अब उसे छोड़ना एसीबी की कार्रवाई पर भी अब सवाल खड़े कर रहा है। घूसखोर डॉक्टर छोड़ने को लेकर एसीबी अधिकारियों ने पहले कहा था कि आरोपी डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई थी। तब आरबीएम अस्पताल से मेडिकल टीम बुलाकर चेकअप कराया गया, जिसके बाद उसे परिजनों के सुपुर्द किया गया। जबकि आरबीएम अस्पताल की पीएमओ आरोपी डॉक्टर की जांच के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर रही हैं। हाँ देखिए, हमारे यहाँ पर डॉक्टर अनिल गुप्ता के विरुद्ध एसीबी की कार्रवाई हुई है, लेकिन हमारे पास उनकी स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी ऐसा रिक्वेजिशन लेटर नहीं आया एसीबी की तरफ से जिसमें उन्होंने मेडिकल परीक्षण की मांग की हो, और ना ही मेरे द्वारा कोई इस प्रकार का बोर्ड गठित करके या किसी भी चिकित्सक को उनके चिकित्सकीय एग्जामिनेशन के लिए या उपचार के लिए नहीं भेजा गया है। इन मामलों को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और सांसद रंजीता कोली सवाल खड़े कर रहे हैं। एक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अनिल गुप्ता को 2000 रुपये रिश्वत देते हुए पकड़ा सवेरे 9 बजे, और उसके बाद जो भी कार्रवाई होनी है ट्रैप की, वो सारी कार्रवाई हुई। ये पता नहीं अचानक 12 घंटे बाद किसके कहने से और किस कारण से उसको जमानत देकर छोड़ दिया। तो ये जो एसीबी का चरित्र है, ये एसीबी के सम्मान को गिराने वाला घटनाक्रम है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि व्यक्ति कोई भी हो, किसी का भी हो, मेरा ही बच्चा क्यों न हो, अगर उसने गलत काम किया है और ट्रैप हुआ है तो उसे सजा देना डिपार्टमेंट का धर्म बनता है। एसीबी के द्वारा एक डॉक्टर को 2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, और इस मामले में लग रहा है कि कहीं न कहीं इस पर राजनीतिक दबाव बनाया गया है और उसे छोड़ दिया गया है। लगता है कि भरतपुर विधायक राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, उनके कहने पर इस आरोपी डॉक्टर को छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से एसीबी जैसे विभाग भी अब दबाव में आकर काम कर रहे हैं, तो लोगों का जनता का भरोसा टूट रहा है और राज्य सरकार के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इधर एसीबी ने जालौर में बीते 18 जुलाई को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते जिला शिक्षा अधिकारी को ट्रैप किया था, लेकिन घूसखोर अधिकारी को 47 दिन बाद विभाग ने नई जगह पोस्टिंग दे दी। शिक्षा विभाग की ओर से 5 अगस्त को जारी की गई सूची में भ्रष्ट शिक्षा अधिकारी मोहन लाल को झालावाड़ में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सीबीईओ के पोस्ट पर ज्वाइन करने के आदेश जारी किए गए हैं। सवाल ये कि आखिर 47 दिन में कैसे जांच पूरी हो गई और नई जगह पर ज्वाइनिंग का आदेश कैसे जारी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बात झुंझुनू के। राणासर के लोगों को एक तरफ स्वास्थ्य सौगात मिली तो दूसरी तरफ लोग सेहत की बात भूल गए। शिलान्यास कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। विधायक जी का जलवा। सड़क पर जनसैलाब। ऊंट की सवारी, विकास की बारी। जी हां, ये नजारा झुंझुनू के राणासर का है, जहां नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। मौका खास था, इसलिए विधायक जी का स्वागत भी बेहद खास अंदाज में हुआ। ऊंट पर सवार विधायक जी सेहत की सौगात देने जो आए थे। विधायक राजकुमार शर्मा ने राणासर में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। 5 करोड़ 25 लाख की लागत से सीएचसी बनेगी। 2 दर्जन गौठानियों को चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही 10 लाख की लागत से खेल मैदान का भी नवीनीकरण होगा। अब नए भवन बनने की स्वीकृति जारी कर दी है, 5.25 करोड़ रुपए दे दिए।
तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा ये। आसपास की 5-6 ग्राम पंचायतों को इसका फायदा मिलेगा। 5 डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा विधायक महोदय ने अगले बजट में कई और सौगातों का वादा भी किया। जो हमारा अस्पताल है, अभी उप जिला अस्पताल है, उसको अगले बजट के अंदर हम लोग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनवा लेंगे। और अभी सिटी स्कैन की मशीन भी आने वाली है। यानी काफ़ी कुछ अच्छा जनहित के अंदर काफ़ी कुछ योजनाएं अमल में लाने जानी बाकी है। स्वागत, सौगात और शिलान्यास की तो बात हो गई, अब जरा ये सुनिए। आफ्टर कोविड जिस प्रकार से गांव ढाणी और सब जगह अवेयरनेस कैंप चलाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से लोगों को इलाज की आवश्यकता है, तो इन सब चीज़ों के अंदर इस तरह का जो अस्पताल का जो निर्माण होना, बनना, चलना, ये बहुत बड़ा महत्व है। विधायक महोदय कोरोना के प्रति जागरूकता की बात तो कह रहे हैं, लेकिन शिलान्यास कार्यक्रम में गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क। ऊंट पर सवार विधायक महोदय भी मास्क लगाना भूल गए, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, कोरोना काल में ऐसी लापरवाही क्यों? संकट काल में क्या शक्ति प्रदर्शन जरूरी? विधायक जी ने ये क्या किया? कोरोना गाइडलाइन क्यों भूले लोग? क्या ऐसे कोरोना से जीतेंगे जंग? इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18, झुंझुनू। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रश से बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स आपने देखी होंगी, लेकिन हम आपको बीकानेर के एक ऐसे कलाकार से मिलवाते हैं जो ब्लेड से बेमिसाल पेंटिंग्स बनाता है। बिना ब्रश कमाल की पेंटिंग, खुरेज कर दी खूबसूरती। ब्लेड से बेमिसाल पेंटिंग, एक से बढ़कर एक शानदार पेंटिंग। लेकिन इन खूबसूरत पेंटिंग को बनाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि खुरेज कर पेंटिंग बनाई गई है। जी हाँ, ये नायाब पेंटिंग ब्लेड से बनाई गई है। इन पेंटिंग को उकेरा है बीकानेर के कमाल के कलाकार ने। नाम है मोना सरदार। ये कैनवास पर पेंटिंग को उकेरने के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सधे हाथों से ब्लेड से खुरेज कर गजब की पेंटिंग बना देते हैं। 35 साल के मोना सरदार ब्लेड का इस्तेमाल कर करीब 5000 खूबसूरत पेंटिंग बना चुके हैं और देश विदेश में अपनी बेमिसाल पेंटिंग से अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। शेविंग ब्लेड की पेंटिंग है और शेविंग ब्लेड के अलावा मैंने ना तो इसमें कोई दूसरा टूल्स काम में लिया है और ना ही मैं इसके अंदर जो है दूसरे कोई ब्रश वगैरह यूज करता हूँ। मैं लंबे समय 35 साल से इस पत्ती को चलाते हुए अब इसमें मैंने 5000 के करीब जो है कृष्ण के और राधा के और उस पीरियड के जैसे चित्र थे, उस समय कृष्ण कैसे रहे होंगे। जैसे मैंने युगंधरा किताब पढ़ी शिवाजी सावंत की, उसमें भी कुछ ऐसे मैटर मिले मेरे को, कुछ ऐसे आइडियाज़ मिले जिसको मैंने स्केच करके इसमें पत्ती से शेविंग ब्लेड से इसके अंदर जो है उतारा है। कमाल के कलाकार मोना सरदार पेंटिंग बनाने के लिए शादी के कार्ड, पेपर, लकड़ी, पेड़ की छाल और पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं और रंगों को ब्लेड से खुरेज कर गजब की पेंटिंग बना देते हैं। क्षेत्र में और पूरे राजस्थान भर में एक और विधा में इसी शैली के अंदर काम कर रहा हूँ, जिसमें अवेयरनेस कैसे जागे लोगों में। अवेयरनेस के तहत जैसे सूर सागर यहाँ गंदा पड़ा था, उसमें मैंने 150 कमल के फूल लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि ये जो है कितना सुंदर जो उद्यान है, यहाँ पे कितना सुंदर ये जो है स्थान है, उसको इस रूप में जो है बाद में इसको परिवर्तन किया गया। ब्लेड से खुरेज खूबसूरत पेंटिंग बनाने की इस कला से मोना सरदार ने अपनी अलग पहचान बना ली, क्योंकि उनका ये हुनर गजब का है। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। अब बात सम्मान की। सम्मान उन सुरमाओं का जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में देश का दम दिखाया और अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर पदक लाया। ओलंपिक इतिहास में ये पहली बार हुआ जब तीनों पदक तालिकाओं में भारतीयों का नाम है।
देश में उन पदक वीरों का सम्मान है। तूने बढ़ाया मान, तुम्हें सलाम। देश में विजेताओं का सम्मान। घर आए पदकवीर, देखने उमड़ी भीड़। विजेताओं का भव्य स्वागत। स्वागत है सूरमा। पूरा देश स्वागत कर रहा है। हवाई अड्डे पर भीड़ उमड़ पड़ी है। सुरमाओं के आते ही देखिए कैसे फिजा चहक उठी है। ढोल बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, आए हैं सितारे। जयकारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली हवाई अड्डे की है, जहां टोक्यो ओलंपिक के सूरमा नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी प्लेयर्स देश लौटे। एयरपोर्ट पर इन सुरमाओं का जबरदस्त स्वागत किया गया। ओलंपिक के चैंपियंस का स्वागत बैंड बाजे के साथ किया गया। आज बहुत शानदार स्वागत हम एयरपोर्ट के अंदर भी किए हैं, बाहर भी हम कर रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों, they are an inspiration for the country and the whole country will welcome them and get inspired from them. एयरपोर्ट के सभी खिलाड़ी सीधे अशोका होटल पहुंचे, जो इनकी अगवानी की खुशी में चमक रहा था। कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने केक काटा, तो वहीं अपने खेल से प्रतिद्वंदी टीम के दांत खट्टे कर देने वाली बेटियों ने भी केक काट कर जश्न मनाया। अशोका होटल में आयोजित किए गए सम्मान समारोह में मौजूदा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू दोनों ने शिरकत की। समारोह के दौरान खेल मंत्री ने विजेताओं की जमकर तारीफ की। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था। नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहाँ पर आए। इस समारोह में सबसे पहले कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया को सम्मानित किया गया। सभी का धन्यवाद, जितना प्यार और सम्मान दिया है। आज देख कैसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए। इसके बाद मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को सम्मानित किया गया। इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं। सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर नंबर आया पुरुष हॉकी टीम का, जिन्होंने इस ओलंपिक में सालों बाद कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीतने वालों के सम्मान के बाद बारी आई रजत पदक जीतने वालों की। रवि दहिया को टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के लिए सम्मानित किया गया। 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में, तो सुशील कुमार का मेडल आया था। 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने। तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मतलब देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बाद बारी आई देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने टोक्यो में मिले गोल्ड मेडल देश को समर्पित कर दिया। सबसे पहले वो सभी को नमस्ते और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। आपको बता दें कि भारत ने इस बार टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं, जो किसी भी ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीते थे। इस बार भारत के खाते में गोल्ड मेडल भी आया, जिसे जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने दिलाया है।
नीरज से पहले 2008 में अविनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।